अब से यहाँ पे क्या लिखा कि ए और बी की, देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 8 वर्ष पहले देखिए 2:3 था। 4 वर्ष पहले -4 कर दिया, देखिए है ना, वही 8 वर्ष पहले का था तो -8 कर लिख दिया, अनुपात 2:3 है। कह रहा है 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात 5:7, तो 4 वर्ष पहले के लिए -4 कर दिया, है ना, 5:7 था। तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो उसी तरह हमको क्या दिया है कि 8 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, और क्या दिया है, 4 वर्ष पहले का अनुपात। तो उसी तरह अगर ये तुमने देखा कि 2 से 5 में गैप कितने का, 3 का गैप है, 3 से 7 में कितना है, 4 गैप। गैप देखिए समान है तो इसके अंतर गुणा इसमें कर देंगे और इसके अंतर गुणा हम इसमें कर देंगे। तो 2 का अंतर गैप है, इसमें कर दे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया। 1 का गुणा इसमें कर दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, है ना। अब यहाँ देखिए 4 से 5 में 1 गैप है, 6 से 7 में कितना, 1 का गैप है। 1 बराबर देखिए यहाँ से कितना गैप हो रहा है, 8 से 4 में कितना, 4 गैप हो रहा है ना। तो 1 बराबर 4 आ जाएगी और 1 बराबर 4 आ जाएगी, क्योंकि हमको निकालना क्वेश्चन से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मैंने मान लिया ये वर्तमान है और ये दिया है, अगर ये दिया है कि 8 वर्ष पहले का, मैं यहाँ दिया, तो अगर हम इसमें से गुणा कर देंगे तो हमको 8 वर्ष पहले की आ जाएगी। 8 वर्ष पहले की मान आ जाएगी। ये देखिए जैसे 8 के 4 आया, 4 चौको 16 और 4 छन 24, ये की किससे आगे, 8 वर्ष पहले के आगे। 8 वर्ष पहले के आगे पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस प्लस, है ना, पहले से वर्तमान जाएंगे प्लस 8 करेंगे और फिर वर्तमान से आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे 8 वर्ष बाद, तो पहले से वर्तमान, वर्तमान से बाद, मतलब 8 8 16, इसलिए जिसमें जोड़ दिया है तो कितना आ गया, 32 आ गया, कितना 40 है। क्या अनुपात, क्या 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 कह रहा था कि अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 32 और 40 का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। या इसको आप देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए हमको क्या अनुपात देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात, देखिए 5:7 कहाँ गया, 5:7, 8:10। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से मतलब वो सिस्टम अंतर बराबर करने के बाद जो 4:6, 5:7 आया था, ये देखिए 4:6 और 5:7 हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। हमने यहाँ से देखा, कि 4 से 5 कितना, 1 बढ़ रहा है, मतलब वही जब यहाँ 6 7 1 बढ़ रहा है, वही मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 का बढ़ रहा है। तो आगे हमको आगे जिसमें क्या निकालना था, ये देखिए किसका था, ये देखिए 4 वर्ष का था, है ना। और उसके बाद हमको क्या निकालना था कि 8 वर्ष बाद प्लस 8 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ कितना गैप है, +4 का गैप है, +4 है, मतलब -8 में अगर हम +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, मतलब इसमें कितना +4 गैप है। और अगर यहाँ से देख ले -4 से +8 में कितना गैप है, तो 12 का गैप है, मतलब +12 का कर दे इसमें -4 में, तो कितना आ जाएगा, +8 8 आ जाएगा। कहने का मतलब 4 कितना आ रहा है, 4 तिया 12 हो रहा है, तो 1 तिया 3 होगा, 1 तिया 3 होगा। और ये देखिए 4 1 5 जुड़ता है ना। तो 5 और 3 कितना, 8 हो गया, 5 3 8 हो जाएगा, 7 3 10, 8 और 10 अनुपात आ गया। यहाँ से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 पंची 10। जैसे आज बात कर लें डीआई के बारे में, डाटा इंटरप्रेटेशन में, ये देखिए एक तरीके से ये पूरा गोला अंश का काम करता है। तो 360 डिग्री हो जाएगा। प्रतिशत पूरा क्या होता है, प्रतिशत का बेस 100% होता है और अंश का बेस 360 डिग्री होता है ना। तो अगर बात कर लें कि अगर इसका मान कुल इसके बराबर होगा तो 100% बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो 360/100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 डिग्री/5। इसी तरह अगर हम पहले लिखा है 100% 300 डिग्री, और अब लिखे 360 डिग्री बराबर 100%, है ना। तो यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 5/8। तो कहने का मतलब जब भी हमको प्रतिशत से अंश में बदलना है, देखिए प्रतिशत को अगर हमको अंश में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दें। कहने का मतलब है जब प्रतिशत की वैल्यू को 30% बदल दी, अगर हमको डिग्री में बदलना है तो 18% लिखा है, बड़ा वाला लिखा है ना, तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे, मतलब बड़े वाले से कर देंगे। और जब हमको अगर देखिए कि अगर अंश में दिया है, मतलब 72 डिग्री दिया, अगर हमको इसको प्रतिशत में बदलना, अगर छोटा दिया है, मतलब अंश को मतलब छोटा मानेंगे, यदि छोटा दिया है तो छोटे से मिनट गुणा कर देंगे, 5/18 गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 5 को 20 में आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन दिया कि किसी व्यक्ति की आय का विभिन्न पदों में खर्च का प्रतिशत का अनुपात दिया, कुल आय देखिए 40,000 रुपये है ना। ABCD दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति की मद बी पर खर्च की गई राशि क्या थी। मद बी पर खर्च की गई राशि क्या थी, तो 18 का हमने 40,000 निकाल लिया, तो कितना आ गया, वही 7200 आ गया हमारा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि मद
मद डी पर खर्च की गई राशि मद सी की राशि से कितने रुपए कम है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मद डी पर खर्च की गई राशि मद सी पर खर्च की गई राशि से कितना कम है। तो मद डी पर खर्च की गई राशि 30% है और ये डी 40 है, सी 30 है ना। मुझे कह रहा है कि डी पर जो राशि खर्च की गई है वह सी से कितना कम है, 10% कम है ना। और हमको निकालना है कितने परसेंट कम है। तो जब भी देखिए योग और अंतर की बात आएगी अगर, है ना, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, सॉरी गलत बोल दिया। देखिए जो योग या अंतर को हम देखिए डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। तो सब यहाँ पे हम बताया कि आपको 30 से 10 40 मतलब 30 से 40 में 10 कम है। तो डायरेक्ट जो मतलब कुल आय है कितना 40,000 है, 40,000 का 10% निकालने कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जिसका मत ए तथा बी पर खर्च की गई कुल धनराशि क्या थी। मत ए तथा बी पर खर्च की गई कुल धनराशि क्या थी। तो मत ए पे कितना 12% है और मत बी पे कितना 18%। बोला है कि मत ए तथा बी पर खर्च की गई कुल राशि क्या है। तो जब भी योग या अंतर की बात है दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, जोड़ के वैल्यू निकाल देंगे, है ना। अब कह रहा है कि मत ए तथा बी पर खर्च की गई कुल राशि क्या थी। तो 12 18 12 कितना हो गया, 30% हो गया। तो वही 30% का कितना 40,000 का निकालेंगे कितना 1200 हो जाएगा। जैसे लिखा मत डी पर खर्च की गई राशि मत सी पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या आ जाए। कह रहा है मत डी पर खर्च की गई राशि से मत सी पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या। मत डी देखिए यहाँ पे कितना है 30% है। और क्या कह रहा है मत सी डी देखिए 30 से सी 40 है। जिसका कह रहा है कि मत डी पर खर्च की गई राशि से मत सी पर खर्च की गई राशि से अनुपात निकालना। देखिए जब भी अनुपात है ना, जब भी अगर हमको देखिए जब अगर हमको प्रतिशत का मान देकर ये मतलब परसेंटेज दिया है ना 12%, 18%, 40%, 30%, जब भी हमको परसेंटेज का मान देकर अगर भिन्न या अनुपात के रूप में पूछता है तो हम रुपये का कोई इनरोलमेंट मतलब इग्नोर करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि मत डी पर खर्च की गई राशि मत सी पर खर्च की राशि से अनुपात क्या है ना। अनुपात पूछ रहा है मत डी पे कितना है 30% है। तो 30% का कुल आय कितना था 40,000, 30% का 40,000 निकाला। राशि से अनुपात निकालना तो सी कितना खर्च हो रहा है, सी पे हो रहा है 40%, तो 40% का इतना निकाला। तो जब भी अगर ये अनुपात की बात आ जाएगी तो हम इनकम की अनुपात में क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनको ध्यान नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्ट आप परसेंटेज की वैल्यू अब ले लीजिए, वही अनुपात आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। कल है मत बी पर खर्च की गई राशि मत ए पर खर्च की गई राशि से कितने % ज़्यादा है। मत बी पर खर्च की गई राशि मत बी पर खर्च की जो राशि है ए पर खर्च की गई राशि कितने ज़्यादा है। तो मत बी पर खर्च की राशि मत ए से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना। कहाँ से ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 6/12। तो हाँ कह रहा है मत बी पर खर्च की गई राशि मत ए पर खर्च की गई राशि कितने % अधिक है। तो परसेंटेज की बात आई तो गुणोत्तर करते हैं क्यों, 6/12 गुणोत्तर कितना 50% आ गया। चलते हैं ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज देखिए राजा राम मोहन जानते हैं, देखिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत या अतीत व प्राचीन के मध्य जो है अतीत व प्राचीन के मध्य सेतु का काम जो किया है वो राजा राम मोहन राय कहते हैं, है ना। अतीत व प्राचीन के मध्य सेतु का क्या है। देखिए राजा राम मोहन राय पहले आधुनिक भारतीय थे। राजा राम मोहन राय पहले आधुनिक भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त मध्यकालीन बुराइयों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत और अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। अतीत एवं मध्य के सेतु कहा गया है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। राजा राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः तारा भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः तारा भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1722 ईस्वी में बंगाल के नदिया ब्रैकेट में हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली भाषा के विद्वान थे। राजा राम मोहन राय प्रथम पंपलेट राजा राम मोहन राय का प्रथम पंपलेट फारसी भाषा में तुहफात उल
मुहाबादीन। देखिए राजा राम मोहन राय का प्रथम पंपलेट क्या था फारसी भाषा में, तूफात उल मुहाबादीन, मतलब एक एक ईश्वर एक ईश्वरवादियों का उपहार, है ना। मतलब राजा राम मोहन राय का प्रथम पंपलेट क्या था फारसी भाषा में, तूफात उल मुहाबादीन, एक ईश्वरवाद का उपहार, प्रकाशित हुआ। एक बैरल के नाम 162 लीटर होता। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और सभी धर्मों को एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास जताया। हिंदू धर्म में एक ईश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। कौन शामिल थे? द्वारिकानाथ ठाकुर शामिल थे। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिराग उल अखबार प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में अधिनियम 17 पारित की सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। प्रारंभ में सती प्रतिबंध कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया, लेकिन 1830 ईस्वी में यह कानून मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने डेविस हेयर के साथ मिलकर डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक ईश्वरवादी की उपासना मतलब एक ही ईश्वर मतलब व्याप्त है समाज में। मूर्ति पूजा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। पुरोहितवाद का विरोध मतलब पंडितवाद का विरोध किया था। अवतारवाद का खंडन किया था। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था। मतलब अकबर द्वितीय नहीं, मतलब अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था ना। अच्छा, ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। ब्रिस्टल में 27 फरवरी 1833 को मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हो गई और यहीं पर उनकी समाधि स्थल राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही है ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद उनके दो शिष्य कौन से थे? महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद उनके दो शिष्य महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। तो देखिए राजा राम मोहन राय के दो शिष्य कौन से थे? तो राजा राम मोहन राय के दो शिष्य कौन थे? महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर थे और कौन थे? पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। द्वारिकानाथ टैगोर है ना, जो यहाँ द्वारिकानाथ टैगोर थे। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद जो है ना, मेन बात यहाँ पे ये है कि द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देखिए महादेव देसाई महात्मा गांधी के निज सचिव थे, लेकिन जब कोई लफड़ा कांड बताए या आंदोलन बताए तो उसमें निर्मल कुमार बोस होंगे। राय बहादुर की जो उपाधि थी वो जमनालाल बजाज ने त्याग दी थी। मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्स 1919 में आया था। सांप्रदायिकता का जनक कौन था? लॉर्ड मिंटो था। जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि इस्लाम में सूफियाना धर्म का सूफियाना का मतलब क्या होता है? सूफियाना है ना, सूफियाना में देखिए इस्लाम में माशूका को कहते हैं। 1829 में सती प्रथा अधिनियम आया था, है ना। अगर बात कर लें कि हम गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी, है ना। मीर जाफर को लॉर्ड कलायू का गीदड़ कहा जाता है। और कलायू की जागीर किसे कहते हैं? तो कलायू की जागीर 24 परगना की जागीर को है कलायू की जागीर कहते हैं, है ना। और गांधी जी ने देखिए पहली बात कांग्रेस में 1924 में बेलगांव में केवल एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समकालीन हुआ था, शामिल हुए थे। लेकिन 1934 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। अगर बात कर लें PSLV और GSLV क्या है, तो PSLV क्या है? तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना।